स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जो उसके सिद्धांत थे हमने इसमें पढ़े थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है द्वंद्वात्मक और दूसरा भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के संपूर्ण दर्शन का भवन उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नींव पर खड़ा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला द्वंद्वात्मक शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके माध्यम से संपूर्ण विकास हो रहा है, और दूसरा जो भौतिकवाद शब्द है इसके विकास के मूल तत्वों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का उस दर्शन में प्रयोग किया है उसका मूल प्लेटो एवं हीगल के दर्शन में निहित है। द्वंद्व शब्द डायलॉग से रूपांतरित है जिसका अर्थ होता है संवाद। यह पद्धति सत्य पर पहुंचने के लिए वाद विवाद की पद्धति थी। प्लेटो के इस सिद्धांत में रिपब्लिक में इस पद्धति का प्रयोग हुआ है। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का गहन अध्ययन किया था और कालांतर में उसको ही अपने दर्शन का मूल आधार बना लिया था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हीगल द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया को समझना आवश्यक समझा। हीगल एक महान आदर्शवादी दार्शनिक था। उसने कहा कि संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस गतिशीलता का आधार विचार अर्थात थॉट, हमारे आइडिया है अथवा विश्वात्मा है। उसके अनुसार इतिहास घटनाओं की क्रमिक प्रक्रिया है। यह विकास द्वंद्वात्मक रूप में होता है जो विषमता व संघर्ष पर आधारित है। हीगल विकास की तीन अवस्थाओं का वर्णन करता है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है उसका क्या अर्थ है कि समाज में जो परिवर्तन है हमेशा एक के बाद एक परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों को समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की त्रयी से इसको समझाना चाहा है। जैसे कि समाज की पहली अवस्था है वाद, उसके बाद में आता है संवाद, और उसके बाद आता है प्रतिवाद, और उसके बाद आता है संवाद, और संवाद के बाद पुनः वाद, फिर प्रतिवाद और संवाद। ये एक प्रकार से एक चक्र है जो कि हमेशा घूमता रहता है, और इसी परिवर्तन को कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा है। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन बनता है कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में त्रयी दी है, मतलब कि जो तीन आधार पर इसको समझाया वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें, वो है वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल कहते हैं कि कोई विचार वाद से प्रारंभ होता है, स्वाभाविक रूप से विचार का विरोध उत्पन्न होता है जो प्रतिवाद कहलाता है। अब वाद तथा प्रतिवाद का द्वंद्व होता है जो संवाद कहलाता है। हीगल कहते हैं कि यही संवाद आगे चलकर पुनः वाद का रूप ले लेता है जिसका फिर प्रतिवाद होता है, और द्वंद्व के माध्यम से संवाद के रूप में फिर नया विचार उत्पन्न होता है। यह क्रम सदा चलता रहता है और अंत में सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब वाद, प्रतिवाद और संवाद ये एक दूसरे के बाद चलता रहता है, और इसी प्रकार समाज में परिवर्तन होते रहते हैं जो कि एक सतत अनवरत परिवर्तन चलते रहते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया है, किंतु हीगल के इस विचार को अस्वीकार कर दिया है कि संसार का नियामक तत्व विश्वात्मा या विचार है। उसने इस विश्वात्मा या विचार के स्थान पर भौतिक तत्वों को स्वीकार किया है क्योंकि वह एक भौतिकवादी था। उसने कहा कि द्वंद्ववाद का आधार विश्वात्मा या विचार न होकर गतिशील पदार्थ है। कार्ल मार्क्स का विचार है कि भौतिक पदार्थ ही संसार के विकास की प्रक्रिया में रहते हैं, अर्थात वाद, प्रतिवाद तथा संवाद के रूप में पदार्थ निरंतर विकास करता है। यही कारण है कि मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल से बहुत दूर चला गया है। मार्क्स स्वयं कहते हैं कि मेरा द्वंद्ववाद न केवल हीगल के द्वंद्ववाद से भिन्न है बल्कि वह उसके ठीक विपरीत है।
मैंने हीगल के द्वंद्वाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, हम उसको वाद, प्रतिवाद और संवाद की त्रयी से समझ सकते हैं। इसमें एक और उदाहरण कार्ल मार्क्स ने दिया है कि जब गेहूं का दाना बोया जाता है तो उसको बोना समाज की पहली अवस्था है जिसको वाद कहा है। जब वो अंकुरित हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो समाज की दूसरी अवस्था है जिसको प्रतिवाद कहा गया है। और जब वो बड़ा होकर के एक बालिक के रूप में अपनी स्थिति को ग्रहण कर लेता है तो वो समाज की तीसरी अवस्था संवाद है। और पूरा जब वो पक जाता है यानी गेहूं बन जाता है तो वो पुनः प्रथम अवस्था में यानी कि वाद में चला जाता है और तो पुनः से संवाद और प्रतिवाद और संवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार समाज में जो परिवर्तन है वो हमेशा चलते रहते हैं और जो परिवर्तन को कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। तो पहली विशेषता इसमें बताई है कि आंगिक एकता। विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं एवं घटनाएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध है, अर्थात प्रकृति की सभी वस्तुओं में आंगिक एकता पाई जाती है। तो जो पहली विशेषता है वो क्या है? आंगिक एकता, यानी कि संसार की हर वस्तु में आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। नेक्स्ट है गतिशीलता। गतिशीलता मतलब चलते रहना। तो जो कोई भी वस्तु है समाज में हर समय चलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, गतिशीलता बनी रहती है, जो कि इसकी दूसरी विशेषता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। तो आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। चूंकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है अतः सामाजिक जीवन उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन की यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। तो परिवर्तन केवल रूप संबंधी तथा मात्रात्मक ही नहीं होते हैं वरन गुणात्मक भी होते हैं। परिवर्तन गेहूं के एक दाने का कई दिनों में परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक तापक्रम बढ़ जाने या घट जाने से पानी का भाप या बर्फ बन जाना गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो मात्रा से गुण की ओर परिवर्तन अचानक होता है। नेक्स्ट है परिवर्तन निम्न से उच्च की ओर। तो हर परिवर्तन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है तथा साधारण से जटिल की ओर होता है। अंतर्विरोध का संघर्ष विकास का कारण। तो प्रकृति की हर चीज में अंतर्विरोध तथा नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। निषेध का निषेध। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का एक नियम है जिसके अनुसार जो चीज दूसरों को नष्ट करके अस्तित्व में आती है उसका नाश भी अवश्यंभावी है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी प्रक्रिया। तो गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसका हमने आलोचनात्मक अध्ययन किया, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया क्या है? एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है। निषेध का निषेध है। अंतर्विरोध का संघर्ष विकास का एक कारण है। परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन इसमें होते हैं। इसमें आंगिक एकता पाई जाती है, गतिशीलता होती है, परिवर्तनशीलता होती है। अतः स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में हर समय चलती रहती है और उसको कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की त्रयी के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हमें वाद, प्रतिवाद और संवाद को समझना आवश्यक है। ठीक है, अब आए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स ने अपने समाजवादी विचारों की व्याख्या की है। मार्क्स का कहना था कि प्रत्येक युग में दो या अधिक आर्थिक शक्तियों में विरोध रहा है और विकास के कारण विकास होता रहा है। वर्तमान समय में पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। यह वह स्थिति है जब सभी वर्ग समाप्त हो जाएंगे और वर्ग संघर्ष का अंत वर्ग विहीन समाज में होगा। अर्थात क्या कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब जो पूंजीवादी वर्ग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तो वर्ग संघर्ष का अंत वर्ग विहीन समाज में होगा। कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर क्रांति का औचित्य सिद्ध कर दिया है। उसने इसे अपनाकर वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बना दिया है
इस संघर्ष का अंत वर्गहीन समाज की स्थापना में होगा। इस प्रकार मार्क्स का द्वंद्वाद जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है वह एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें न कोई वर्ग भेद होगा, न कोई शोषण होगा। यह अंतिम संवाद है जिसमें कोई प्रतिवाद जन्म नहीं लेगा। वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद वर्ग संघर्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया रुक जाती है। अर्थात जो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब जो पूंजीवादी वर्ग है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वर्ग संघर्ष, जो दो वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता आ रहा है, वो संघर्ष खत्म हो जाएगा और सर्वत्र एक ही वर्ग होगा, वो होगा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। ये सब कैसा होगा? क्रांति से, क्रांतिकारी प्रक्रिया से। ठीक है। अब आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अनेक आधार पर आलोचना की जाती है। ये निम्न है। पहला है अस्पष्ट। तो वेपर के अनुसार द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। इसे मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। उसने यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि पदार्थ किस प्रकार गतिशील होते हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया अस्पष्ट है। नेक्स्ट आता है पदार्थ चेतन युक्त नहीं होता। तो मार्क्स का यह विचार गलत है कि पदार्थ चेतन युक्त होता है, क्योंकि उसमें परिवर्तन बाह्य परिस्थितियों के कारण होता है। ठीक है। कैरी हंट ने लिखा है कि हम यह तो देख सकते हैं कि विचार क्यों विकसित होते हैं, किंतु किसी ऐसे कारण की कल्पना नहीं कर सकते कि भौतिक पदार्थ का विकास उसी तरह क्यों होगा। तो ये भी इस प्रकार इसकी एक आलोचना है। भौतिकवादी पर अधिक बल। द्वंद्ववादी सिद्धांत द्वंद्ववाद स्वयं विरोधी और द्वंद्ववाद इतिहास की व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी हम आलोचना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कार्ल मार्क्स का जो एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमने वो पढ़ा। अब इससे आगे अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।